नमस्ते बच्चों। तो देखें अपना उसी क्रम में आगे चलते हुए नेक्स्ट अपना दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक है साबुन। क्या है? साबुन। तो आज अपन बात करेंगे साबुन के बारे में। साबुन क्या होते हैं, ठीक है। तो साबुन क्या होते हैं, देखें ये लंबी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम लवण। यानी कि हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होगी और वो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला मिलकर क्या बनाएगी? या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगी। क्या बनाएगी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन। इनका जो निर्माण होता है वो दीर्घ श्रृंखला वाले, दीर्घ यानी कि वही लंबी श्रृंखला, कार्बन 12 से कहाँ तक हो सकते हैं? कार्बन 18 तक हो सकते हैं। यानी कि श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है? 12 से 18 के बीच में। कार्बन परमाणुओं के वसीय अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल या पोमेटिक अम्ल या ओलिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है? साबुन का। तो ये क्या है? साबुनीकरण। जैसे अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करने से उदासीन अणु बनते थे, उदासीन यौगिक बनते थे, तो अभिक्रिया का नाम क्या था? उदासीनीकरण। यहाँ पर साबुन का निर्माण हुआ है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपकी नोटबुक में भी एक पीछे क्वेश्चन है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं कि साबुन का निर्माण दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन परमाणुओं के वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल तथा ओलिक अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने से होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल देखें आप, इसे कैसे क्रिया करवाई जाती है। देखो यहाँ पर जो ये R है, यह है एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह, ठीक है। एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, जैसे C5H10, ठीक है, जैसे C12H22, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह, एल्किल समूह की जगह कार्बन की श्रृंखला होगी। किसकी श्रृंखला होगी? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी। COOH, ये क्या होता था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो CH2COOR, CH3OOR और CH2COOR, ये हो गया आपका वसीय अम्ल। क्या हो गया? वसीय अम्ल। इसकी क्रिया या तो किससे करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या किससे करवाएं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। दोनों ही अभिक्रियाओं से किसका निर्माण होगा? साबुन का। तो यहाँ से देखें, ये जो R होता है RCOO, यहाँ से क्या हट गया? Na। तो RCOO Na कितने थे? 3, ठीक है। R भी कितने हैं? 3। COO भी कितने हैं? 3। तो ये 3 यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए लगा दिया गया। बचा क्या? CH2, CH, CH2 और इसमें से क्या बचा? OH। क्या बचा? OH। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को अपने साथ ले लेता है और क्या बनाता है? CH2OH, CHOH, CH2OH। ये फॉर्मूला होता है आपके ग्लिसरॉल का। किसका होता है? ग्लिसरॉल का। और ये जो बना है ये क्या है? साबुन। क्या है आपका? साबुन। लेकिन कौन सा साबुन है? ये सोडियम वाला। कौन सा साबुन है? सोडियम से निर्मित। और सोडियम से निर्मित जो साबुन होते हैं ये होते हैं कठोर। कैसे होते हैं? कठोर। और पोटेशियम से जो साबुन निर्मित होंगे वो होंगे मृदु। कैसे होंगे? मृदु, यानी कि मुलायम। दूसरी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई है आपने, अब किससे करवाओगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाओगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से। तो सेम प्रोसेस है, CH2COOR, CHCOOR और CH2COOR। 3 KOH से इसकी रिएक्शन करवाई है तो क्या बन गया? RCOOK और OH किसके साथ आ गया? CH2। ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल। और ये क्या बन गया? साबुन। क्या बन गया? साबुन। अब देखें इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इस क्रिया में बना हुआ साबुन NaCl मिलाने से अलग हो जाता है। ये दोनों चीज़ें मिली हैं, ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होंगी तो आप इसकी क्रिया जब NaCl से कराओगे तो आपको साबुन प्राप्त हो जाता है।
ये सोडियम एवं पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं वो सोडियम के व पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलय। क्या होते हैं, विलय होते हैं। साबुन जल में कैसे होते हैं, विलय। सोडियम से बने हुए साबुन कैसे होते हैं, मृदु। कैसे होते हैं, मृदु, यानी कि मुलायम होते हैं। अतः इनका उपयोग जो किया जाता है वो शेविंग क्रीम एवं शैम्पू बनाने में, शेविंग क्रीम एवं शैम्पू बनाने में। देखा होगा आपने, दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। और अपना जो नॉर्मली कपड़े धोने का साबुन होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, खुरदरा होता है। ठीक है। और जो आपने एक पारदर्शी साबुन, कैसे, पारदर्शी साबुन, ऐसे साबुन जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार देख सकते हैं। जैसे आपने एक साबुन देखा होगा पियर्स का, तो उसके आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का। किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल से जो साबुन बनते हैं वो कैसे होते हैं, पारदर्शी। कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। साबुन जो होते हैं ये मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं। यानी कि साबुन जो होंगे वो केवल आपकी सफाई का कार्य किस में करेंगे, मृदु जल में करेंगे, कठोर जल में नहीं करेंगे। जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। अब देखो, मृदु जल और कठोर जल, ठीक है, देसी भाषा में इसे कहते हैं अपन, एक तो होता है मीठा पानी और एक होता है खारा पानी। ठीक है। अब देखो कठोर जल क्या होता है, कठोर जल ऐसा जल जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की क्या हो, अशुद्धियाँ होती हैं, तो वो जो जल होता है वो कैसा होता है, कठोर जल। और उस जल में कभी भी जो साबुन होते हैं वो सफाई का कार्य संपन्न नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कठोर जल में Ca+ व Mg2+ आयनों की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। इसलिए ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं, साबुन में जो सोडियम होता है या पोटेशियम होता है उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण की जगह क्या बन जाते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। इसलिए जो साबुन होता है वो कठोर जल में क्रिया नहीं करता, क्योंकि साबुन में जो सोडियम था उसका क्या हो गया, प्रतिस्थापन। क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। किसके द्वारा, कैल्शियम के द्वारा या मैग्नीशियम के द्वारा, क्योंकि कठोर जल में दोनों की ही क्या पाई जाती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं, जिससे दही के जैसा एक फटा हुआ पदार्थ, सफ़ेद कलर का क्या बन जाता है, पानी में एक पदार्थ बन जाता है। और ये क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि उस जल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जकों का। मान लो किसी जगह पर मृदु पानी है ही नहीं, वहाँ का पानी कैसा है, कठोर है। कैसा जल है वहाँ पर, कठोर जल। तो उनको कपड़े धोने में समस्या ना हो, तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, अपमार्जक का। किसका उपयोग करते हैं, अपमार्जक। इसे सर्प कहते हो आप। क्या कहते हो, सर्प कहते हो कॉमन भाषा में। देखो इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटर्जेंट। क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। और आप देखते हो सर्फ की थैली जो होती है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है डिटर्जेंट पाउडर। क्या लिखा आता है, डिटर्जेंट पाउडर। अब बात करेंगे अपमार्जक की, कि अपमार्जक किससे मिलकर बने होते हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करने में सक्षम होते हैं। चाहे आपका कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, ये आपके दोनों ही जलों में सफाई के कार्य को क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। अपमार्जक जो होते हैं ये सोडियम एल्किल सल्फेट, यानी कि ये हो गया एल्किल, ये हो गया सल्फेट और ये हो गया सोडियम। ठीक है। तो ये फॉर्मूला ROSO3 Na+, सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अब देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता था, C6H6। ये जुड़ा किससे, R से, तो एक बैलेंस इसमें चली गई, तो RC6H5SO3- और Na+ के बने हुए होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य करते हैं, क्योंकि Ca+ और Mg+ जो होते हैं ये सोडियम को प्रतिस्थापित करके क्या बना लेते हैं, सल्फोनेट। क्योंकि यहाँ पर क्या था, सल्फेट, तो ये क्या बना लेंगे, सल्फोनेट। क्या बना लेंगे, सल्फोनेट। और ये जो सल्फोनेट बनता है ये जल में कैसा होता है, घुलनशील। कैसा होता है, घुलनशील होता है। इसलिए आपके जो अपमार्जक होते हैं वो मृदु जल में भी सफाई का कार्य संपन्न करते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साबुन की क्रियाविधि, साबुन व अपमार्जक की क्रियाविधि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।